तो मैंने अभी आपको ये बताया था, ये लिखाया है कि कंटिन्यूअस फंक्शंस का जो कलेक्शन है, जैसे क्लोज इंटरवल ए बी में, हम बाद में इसको क्लोज इंटरवल 0 1 में रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन आप लोग इतना परेशान मत होइए, ए बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो रिंग बनाता है अगर पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो। आप लोग अभी मेरे ख्याल से जो पहली बार रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो लोग पॉइंट वाइज का मतलब हर पॉइंट पे समझिए बस। पॉइंट वाइज के अलावा क्या क्या होता है उस पर अभी जाने की जरूरत आपको नहीं है। जब आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे बाकी चीजें समय के साथ। तो इसे प्रूफ करने में आपको लगेगा कि पता नहीं कैसा होने वाला है, तो मैं इसे मदद कर देता हूं। आपको बस इसमें नया जो समझना था, वो स्क्रिप्ट ए बी सी डी कब यूज होते हैं ये जरूर सीखिए। हमारी जो इंडियन लोकल बुक्स हैं वो तो ज्यादा यूज नहीं करती, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप अगर उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये सिंबल फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे। और जो लेफ्ट कॉर्नर में मैंने नीचे लिखा है वो आपके लिए काफी यूजफुल है कि क्या ये संभव है कि सेट तो फाइनाइट हो और उसका हर एलिमेंट इनफाइनाइट हो। पॉसिबल है। तो ये एक बताने की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इसको प्रूफ कैसे करें वो करते हैं। तो प्रूफ में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वो डायरेक्टली होती हैं चीजें। जैसे दो कंटिन्यूअस फंक्शंस अगर हमारे पास हैं तो उनका कंटिन्यूअस का सम भी कंटिन्यूअस होता है। बस आपको ये लिख देना है। आप ऐसे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, भले ही आप ना जानते हो लेकिन ये जरूर लिखें बड़े गर्व के साथ, वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसको रियल एनालिसिस में प्रूफ किया जाता है, sum of two continuous functions is also continuous. So if f and g are two functions belonging to this collection, then f plus g also belong to this. इतना लिख के इतना लिख देना बस। ऐसा लगे कि आप सब जानते हैं पहले से। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उनका सम भी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसा ना हो जाए कि एक फंक्शन ए बी में कंटिन्यूअस है और दूसरा सी डी में कंटिन्यूअस है और आप उनको जोड़ने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए इंटरवल पहले ही मेंशन कर रखा है कि सारे फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में ही लेने हैं। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? मैं किसी इंटरवल में अगर कह दूं बच्चों से, या कहीं किसी इंटरव्यू आप लोग वाइवा देने आए और मैं आपसे कहूं कि अरे भाई दो कंटिन्यूअस का सम तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और जी क्लोज इंटरवल सी डी में कंटिन्यूअस है, तो एफ प्लस जी किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा? तो प्लीज ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी सेम इंटरवल में है तभी सम डिफाइन होता है। दो फंक्शंस का सम तभी डिफाइन होता है जब डोमेन कॉमन हो। सम का मतलब डिफरेंस भी आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। दूसरी बात आपको लिखना पड़ेगा, सिंस वी नो दैट, वैसे लिख देना है बेटा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। नो दैट सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन continuous functions is always associative। बस आप कहेंगे कि आप तो अभी कह रहे थे प्योर मैथ से, आप कहां से उठा रहे हैं कंसेप्ट? तो ऑलवेज एसोसिएटिव। सो एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू, आप इतना लिख दीजिए, आपको हमेशा मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर एवरी एफ जी एच बिलोंग्स टू कंटिन्यूअस फंक्शंस ओवर एवरी, ऐसे लिख दीजिए।
अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 है एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एवरी एक्स, अगर हर एक पॉइंट 0 पर ही जा रहा है तो वो 0 फंक्शन हुआ या नहीं? ये फंक्शन कैसा हुआ सोचिए, डोमेन का हर पॉइंट रेंज में 0 पर ही जा रहा है, हर कोई 0 पर जा रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ या नहीं? सभी 0 पर ही जा रहे हैं। कई लोग इसे 0x इक्वल टू 0 भी कहते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं कि साहब ये फंक्शन है, मैं f लिख दे रहा हूं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, एक ही बात है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी है वो है, और अगर आप इसके साथ किसी भी gx को जोड़ें तो gx ही मिलेगा या नहीं? यस सर। gx ही मिलेगा ना, फॉर एवरी g बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि एफ एक्स तो 0 है, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी है ना इस कलेक्शन में। सो एडिटिव आइडेंटिटी exists in this AB, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हमेशा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस है, तो ये स्ट्रिप सी ओवर ए बी में होगा और ये आइडेंटिटी का काम करेगा। क्या सारे लोग सहमत हैं? अब क्या चाहिए, अगर जी ए बी में है, कंटिन्यूअस है, तो कोई फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो भी कंटिन्यूअस होता है या नहीं? यस सर। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो कंटिन्यूअस ही होगा, और वो एडिटिव इनवर्स का काम करेगा, क्योंकि जी एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अगर आप कर भी देंगे तो वो जी एक्स माइनस जी एक्स ही आएगा और वो 0 आ जाएगा, जिसको आप एफ एक्स लिख रहे थे। सो एडिटिव इनवर्स of each g belongs to this exist in this, हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसी में, और उसके बाद क्या करते हैं हम, एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर है तो वो जी एक्स प्लस एच एक्स एफ एक्स भी लिखें तो कोई फर्क पड़ना है क्या? ग्राफ में बराबर ही रहना है, तो इसका मतलब स्ट्रिट सी ए बी इज एन एबिलियन ग्रुप, ये भी प्रूफ हो गया ग्रुप के हिसाब से, और किस में, ग्रुप अंडर पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ फंक्शंस। ऑपरेशन क्या है, पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक, अब क्या करना है भाई, एसोसिएटिव ऑफ एक्स, इसे लिख लीजिए सिंस वी नो दैट, इसलिए फंक्शंस की नॉलेज होनी जरूरी है। नो दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो वो हो जाता है, जब फंक्शंस में कह दिया तो कर दो सीधे ही, ऐसे ही बाकी दो भी लिख लेना, एफ ऑफ जी प्लस एच टाइप का, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले भी हो जाएंगे, तो ये आपके पास एक रिंग हो जाएगा। सभी लोग सहमत हैं? जिन लोगों ने पहले पढ़ा है वो जानेंगे कि बाद में इसे फील्ड बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
आसान नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग समझ रहे होंगे कि हाँ ऋण तो बन ही गया ना। तो यस। जो बच्चे पहली बार यस पढ़ रहे हैं उनमें से मैं किसी से ओपिनियन चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ये सर आ गया। चलिए ठीक है, अगर आ गया है तो मैं अब इसमें एक जो बड़े ब्लेंडर्स बच्चे करते हैं ना, अधिकतर लोग करते हैं, तो दो ब्लेंडर के बारे में बताता हूँ। ब्लेंडर का मतलब बड़ी गलतियां जो होती हैं, जो माफ करने लायक नहीं होती वो। तो इसीलिए इसमें मैं पहले लिख देता हूँ क्रॉसन, सावधानी। अगर मैं ये कहूँ आपसे एबीसी आर है, सॉरी आर मतलब ऋण में है तो सिंगल लाइन, सॉरी, और ए जीरो नहीं है, सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी है, तो बी इक्वल टू सी। अब आप लोग बताइए ये सही है कि गलत है? गलत है सर। क्यों? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए ऑपरेशन बी और ए ऑपरेशन सी करके मत वैल्यू इक्वल हो जाए पर ए बी इक्वल ना हो, ए और ए इक्वल ना हो सर, बी और सी इक्वल ना हो। और कोई स्टूडेंट? कोई इस पे राय देना चाहेंगे? कपिल आपने जो कहा आपको समझ में आ रहा है क्या कहा? हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें हम लोग अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम लोग ए सी को उस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। फिर उसके बाद ए बी माइनस ए सी 0 के बराबर होगा, तो अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो बी माइनस सी 0 के बराबर होगा, तो फिर ऐसे बी इज इक्वल टू सी आ सकता है। ऐसा कहाँ पर पढ़ा था हमने इससे पहले? कहीं पढ़ा था ऐसा? डरो मत, कोई बात नहीं, सही गलत तो होता रहता है। आपने काफी हद तक बोला है ठीक। आपने ऐसा ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर, सर जो कैंसिलेशन लॉ पढ़े तो। कैंसिलेशन लॉ लगाने के लिए पहली बात तो सभी लोगों ने कैंसिलेशन लॉ कब लगाते हैं? ए बी इक्वल टू ए सी हो तो बी इक्वल टू सी प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये पढ़ा है। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें किसमें होती हैं? ग्रुप में। क्या ये जो ऋण है ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है? नो सर। तो फिर आप इसे कैसे ले आ सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं है ना, ये एडिशन में ग्रुप है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चों जिस ऑपरेशन में ग्रुप हो उसी में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है रिंग्स में। बच्चों यहाँ पर अगर जो आर लिखा है इसकी जगह जी लिखा होता तो ये सही था, आपकी बात सही है। फिर ध्यान से सुनिएगा, जिस ऑपरेशन में कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं उस ऑपरेशन में उसको ग्रुप स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें, तभी लगा सकते हैं।
क्या मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप स्ट्रक्चर है? अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में, आज मैंने ऐसा किया था कहीं, माइनस नहीं, a इंटू 0 प्लस a इंटू 0 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 0, याद है आप लोगों को? और मैंने ये काट दिए थे फिर। तो एडिशन में था ना, एडिशन में ग्रुप था या नहीं? कोई रिंग एडिशन ऑपरेशन में, एडिशन से मेरा मतलब पहला ऑपरेशन जो, उसमें ग्रुप स्ट्रक्चर होता है ना रिंग के अंदर? यस यस तो वहां पर कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रुप स्ट्रक्चर होता है रिंग में? नो सर। तो आप इसे नहीं लिख सकते। आप समझ रहे हैं लोग इंटरव्यू में कहां पर बाहर होते हैं? लोग कहते हैं हमने ये थ्योरी, वो थ्योरम, वो बड़ी बड़ी चीजें याद कर रखी। अरे मत करो बड़ी बड़ी चीजें याद, वो एलिमेंट्री चीजों में ध्वस्त हो जाते हैं लोग, छोटी छोटी चीजों में। कैंसिलेशन लॉ कब लगाते हैं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं बच्चों से। ग्रुप स्ट्रक्चर होना चाहिए पहली बात, तभी लगेगा। और जिसको कैंसिल किया जा रहा है दैट शुड नॉट बी द आइडेंटिटी, वो जीरो। ग्रुप के लेक्चर अगर आप मेरे देखेंगे तो डिटेल में मैंने कैंसिलेशन लॉ के बारे में समझा। तो भैया जब यहां पर ग्रुप स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आप कैंसिलेशन लॉ का दावा क्यों कर रहे हैं? सभी लोग सहमत हैं कि ये नहीं लगा, ये नहीं भी हो सकता ऐसा? यस यस ठीक है। ऐसा करता हूँ, मैट्रिसेज ले लेता हूँ 2x2 का, इंटीजर्स के ऊपर ले लेता हूँ। जैसे 8 मैट्रिक्स मैंने ऐसे ले लिया, मैं कैपिटल ABC में दिखाता हूँ मैट्रिक्स को, A0 0 0, चलो ये हो गया। B ले लो 0 0 A0, और C ले लो 0 0 0, यहाँ पर ले लो D, यहाँ पर C ले देता हूँ। तो ऑब्वियस है कि A नॉन जीरो है। AB कितना आएगा? A0 0 0 0 0 C0, कितना आएगा भाई? जीरो नल मैट्रिक्स। नल आ रहा है? अच्छा, और AC? सर वो भी नल आएगा। ऐसा ही आ रहा है ना? तो यहाँ पर AB इक्वल टू AC है और A जीरो भी नहीं है, लेकिन क्या B इक्वल टू C है? नो सर। बच्चों समझ पा रहे हैं बाकी लोग? यस सर। हाँ, ये जो सावधानियां बरतनी है ना जरूरी, कैंसिलेशन लॉ कब होल्ड करता है? जब ग्रुप स्ट्रक्चर हो, वरना आप लगाएंगे नॉनसेंस रिजल्ट भी मिल सकते हैं। थ्योरम प्रूफ करने से ज्यादा जरूरी ये चीजें हैं बच्चों। अच्छा यार ये बात बताओ, A belongs to R such that A square equal to A, this implies A square, अरे सॉरी, A common, A minus 1 equal to 0, तो A equal to 0 और 1। हाँ जी, ये सही है गलत है? अभी तक का सब पढ़ा हुआ ऐसा लगता होगा कि गलती हो गया शायद सब ना। अरे भाई ये सही है कि गलत है? आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे। सर सही है। गलत है।
फिर वही बात, आपने कहाँ लिखा है रेंट विद यूनिटी होगी? 1 की गारंटी आप कैसे दे रहे हैं? और आप कैसे कह रहे हैं कि रेंट विद जीरो डिवाइजर है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है? ऐसा भी कहीं बोला है? कहीं बोला गया है आपने क्या? ऊपर ए बिलोंग्स टू द आर लिख दिया था सर रियल हाँ नंबर। तो रिंग है, रिंग, लेकिन रिंग कैसी है? रिंग तो ठीक है। फिर रिंग पढ़ाने के बाद मैंने 3 स्पेशल टाइप के रिंग बताए थे, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, और रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ये तो खाली रिंग है। यूनिटी उसमें कैसे कह सकते हैं आप? गारंटी कैसे दे रहे हैं? और ये विद जीरो डिवाइजर है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, ये भी नहीं पता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सरल शब्दों में, सुनिए बच्चों, मैं चीजों को टफ नहीं बना रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि केवल रिंग कहने पर कभी भी आप इस रिजल्ट के बेस पर जो मैंने लिखा है आप यहां मत कूद जाइए, और यहां जो लिखा हुआ है इस आधार पर यहां मत कूद जाइए। केवल रिंग कहने पे ये नहीं भी हो सकता, और हो भी सकता है। कैसी रिंग में हो सकता है ये देख लो। ऑर्डिनरी, मैंने सबसे ज्यादा इसी की चर्चा की थी शुरू में रिंग में। इसमें ये दोनों बातें सही हो जाएंगी, पहली वाली भी और बाद वाली भी। लेकिन ये तो इंटीजर वाली रिंग है ना, इसमें तो हो जाएगी। तो बच्चों इसीलिए हमें रिंग के जो जो रिंग का स्कोप था वो लिमिटेड हो गया, इस स्कोप को बढ़ाना पड़ा। इसीलिए हम लोग फिर आगे नई चीजों पे आए। हम इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, और बिना फील्ड के तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप खेल ही नहीं सकते मैथ्स में कहीं। तो यहां तक क्यों आना पड़ा? आखिर रिंग में क्या कमियां थी? रिंग में ये कमियां थी जो मैं आपको बता रहा हूं। रिंग में ये चीजें आप नहीं कह सकते जो आपको लगता है होनी चाहिए थी, लेकिन रिंग में जरूरी नहीं है हो। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये गैलियन की बुक में है, आप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे शुरू में ही मिल जाएगा सब। तो इसीलिए हमें रिंग का जो स्कोप था उसको जनरलाइज करना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा। क्या मैं समझा पाया आपको कि आखिर रिंग की क्या लिमिटेशंस है? यस सर। तो मैं इस क्लास को आज यहीं पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में अभी रिंग के बारे में कई नई चीजें हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कम होंगी। आज वाले में ये सारी चीजें समझाई। कल क्लास रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है सुबह? नो सर। चलो मैं शाम नो को सर। शेड्यूल देखता हूँ, क्योंकि परसों तो क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे अल्मोड़ा जाना है। कल देखता हूँ फिर किस हिसाब से रखा जाए टाइम टेबल। चलिए ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।